हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज जो है हम अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम जो है वो है श्वसन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। नॉर्मल हम जब भी रेस्पिरेशन के बारे में या श्वसन के बारे में बात करते हैं तो हम इसका मतलब समझते हैं कि मनुष्य है या कोई भी प्राणी जो है जब वो सांस लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ सांस लेने को कहें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोल देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जो शब्द यूज़ कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग या श्वासन। अब ये दोनों जो हैं इनके अंदर थोड़ा फर्क है। जो हमारी ब्रीदिंग है या श्वासन होता है, इसका मतलब तो होता है कि हमारे शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान चलना। गैसों का आदान प्रदान मतलब हम कह देते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में चल रहा है तो वो हमारी ब्रीदिंग है, श्वासन है। लेकिन हम जब श्वसन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर ना सिर्फ ब्रीदिंग चलेगी, श्वासन चलेगा, बल्कि इसके साथ हम लोग और क्या बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के पदार्थ होते हैं उनका विघटन चलता है, उनका अपघटन चलता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वो रिलीज़ होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और वो ऊर्जा जो है वो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी के रूप में निकलती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो हैं प्रॉपर क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ये जो फ़र्क है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उन सभी के अंदर अब एक तरीके से तो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ जीव जो हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कि हम अगर जलीय जीव जंतु की बात करते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो वो जो है वो कैसे सांस लेते हैं, उनके अंदर श्वसन कैसे चलता है। वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, सिंपली डिफ्यूज़ करके, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो है अपनी बाह्य त्वचा से स्किन के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं। या कुछ के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल जो हैं वो ऑर्गन्स, अंग होते हैं श्वसन लेने के लिए, जैसे मछलियां हैं या जो भी जीव जंतु हैं जलीय है, उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हम लोग हिंदी के अंदर उनको गलफड़े भी बोल देते हैं। ठीक है, और जितने भी जो है ज़मीन पे रहने वाले जीव जंतु हैं तो उनको सांस लेने के लिए जो अंग सहायता करते हैं वो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना उसी बॉडी सरफेस से अपनी जो है त्वचा है, या अगर कोई एक कोशिका जीव हैं तो वो अपनी कोशिका भित्ति के द्वारा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या चलता है कि बिना ऑक्सीजन के जो है श्वसन चलता है। तो जिस स्थिति के अंदर बिना ऑक्सीजन के श्वसन चलता है तो उसको हम लोग अवायवीय श्वसन का नाम देते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन का नाम देते हैं। इंग्लिश में हम इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होगा, जो बिना ऑक्सीजन के चलता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन जो है वो एनएरोबिक या अवायवीय श्वसन कहलाता है। और बाकी सब जीव जंतु जो हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सहायता से जो है श्वसन की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। तो उस प्रकार का जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन या हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है,
तो ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रकार का आपको श्वसन का टाइप ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसा हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो भोजन का वो विघटन चलता है। ठीक है, तो भोजन का जो विघटन है या उसका जो टूटना है वो 3 तरीके से चल सकता है। और हमारे शरीर में या किसी भी जीवित प्राणी के अंदर जो फूड है या जो भोजन है वो ग्लूकोज होता है मेनली, जिसका अपघटन जो है वो सबसे पहले चलता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो हैं वो स्टेप्स के दौरान उसका अपघटन चलता रहता है। हमारे शरीर की जो हर एक कोशिका है तो उसके कोशिका द्रव्य में और उसके बाद में जो है वो हमारे सूत्रकणिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका जो है वो विघटन चलता रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो ग्लूकोज का जो विघटन है वो जो है 10 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। 10 स्टेप्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, पायरुवेट के अंदर रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, पायरुवेट या हम यहाँ पर पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल लिख सकते हैं। अब इस पायरुवेट का या पायरुविक अम्ल का आगे 3 तरीके से टूटना हो सकता है, विघटन हो सकता है। एक तो क्या है, सबसे पहला हो जाएगा जब ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, इसके अनुपस्थिति में जो श्वसन चलता है वो मैंने आपको बताया, उसको हम लोग बोलते हैं कौन से टाइप का, अवायवीय या एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये किस में चलता है, ये यीस्ट के अंदर चल सकता है, जैसे ये एक जो है फंजाई होती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो उनके अंदर भी ये चीज़ चल सकती है। इस प्रक्रिया में जब पायरुवेट जो है वो टूटता है तो उससे बनता है एथेनॉल, और साथ में जो है वो क्या बन जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो एथेनॉल जो है वो एक अल्कोहल का रूप होता है। तो मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के हम लोग अल्कोहल के निर्माण की बात करते हैं, जो शराब है या कुछ भी है, किसी भी टाइप का जो अल्कोहल बनाया जाता है तो वो अल्कोहल जो है इसी तरीके से बनाया जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, अवायवीय जो श्वसन होता है उसकी प्रक्रिया के बाद में ये बनता है। ठीक है, दूसरे तरीके में ये है तो वही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लेकिन इस बार ये क्या चलता है, इस बार ये हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों के अंदर भी ये तरीका चल सकता है। जब हमारी मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का टूटना होता है, पायरुवेट का टूटना होता है, तो उस टाइम पे लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और साथ में जो है वो कुछ ऊर्जा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये काम कब होता है, हमारी मांसपेशियों में ये कैसे चल सकता है, क्योंकि भाई हम तो क्या है ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं। हमारे हर एक जो कोशिका है, सेल है, उसके अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद होती है हर टाइम पे। ये काम तब चलता है कि अगर हम लोग अपने शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप अभी बैठे हो, अगर आपको अभी कहा जाए कि आप जो है 2 किलोमीटर की रनिंग लगा के आओ, भाग के आओ, है ना, तो अगर आप भाग लोगे 2 किलोमीटर, उसके बाद में कुछ घंटों के बाद में आप देखोगे कि आपके जो हैं वो हाथ पैर जो हैं, आपकी टांगें हैं वो दुख रही हैं, है ना, वहाँ पे आपको पेन फील होता है। तो उन मांसपेशियों को जब आप हाथ लगाते हो आपको पेन होता है, तो उनमें क्या हो जाता है, ये लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। उनमें लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने के कारण हमारी मांसपेशियां जो हैं उनमें पेन आता है। ठीक है, ये होता क्यों है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या कई बार अगर मान लो आप जिम के अंदर, अगर आपने पहले दिन जिम की है, या अगर कोई वैसे नॉर्मल बंदा है, अगर कोई जिम में जा रहा है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं,
ठीक है। या कई बार ऐसे होता है कि भाई हम घर में बहुत ज़्यादा कई बार काम कर लेते हैं, सुबह शाम तक थक जाते हैं, उसके बाद में भी हमारे जो है हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, है ना। तो उन कंडीशंस के अंदर जब हम लोग अपना एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं बॉडी का, मांसपेशियों का, तो उस दौरान पे क्या होता है कि हमारे शरीर को जो पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन जो है उन मांसपेशियों को, उन मांसपेशियों के जो कोशिकाएं होती हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है और मांसपेशियों में फिर क्या होता है, भोजन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जो है पच रहा है, तो उस टाइम पे क्या बन जाता है, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये होता है। तीसरा जो है वो चल सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नॉर्मल अवस्थाओं के अंदर हमारे जब पायरुवेट है या ग्लूकोज है, भोजन है, जब इसका टूटना होता है तो इसके टूटने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जल बन जाएगा और निकलेगी ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो है वो निकलती है एटीपी की फॉर्म में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है इसमें ऊर्जा बनती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा बनती है वो इन दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बनती है और इनमें बहुत कम बनती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है भोजन का पूरा पूर्ण विघटन जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। इस वजह से इनके अंदर ऊर्जा जो है वो क्या निकलती है, कम निकलती है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हमने एटीपी की बात की है तो उसका भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का एक रूप होता है जिसका पूरा जो नाम है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बनता कहाँ से है, हमारे शरीर में होता है एडीपी। एडीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट ऐड हो जाती है तो इनसे बनता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऊर्जा के अणु होते हैं, उनमें से सबसे जो मेन अणु है, सबसे मेन मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है हमेशा एटीपी, जिससे काफ़ी ऊर्जा निकलती है। और एक एटीपी के अणु से जो है वो 30.5 किलो जाउल पर मोल की एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम जितनी भी हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, लगती है, वो हमारे भोजन के ब्रेकडाउन से, उसके विघटन से लगती है और वो हमारी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान चलता है। हमारी श्वसन की प्रक्रिया में ये काम पूरा होता है और हमें जो है ऊर्जा लगातार मिलती रहती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो हैं बात करेंगे अपने मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अंग जो हैं वो सहायता करते हैं और क्या क्या उसकी पूरी की पूरी जो है वो संरचना है या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारा नासा द्वार आता है। नासा द्वार से जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के अंदर आती है और आगे वो ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी से वो होती हुई हमारी किस में जाती है, श्वास नली में जाती है, ठीक है। श्वास नली जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रैकिया या विंड पाइप बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद में ये श्वास नली जो है वो आगे चलकर दोनों फेफड़ों के अंदर खुल जाती है, ठीक है। अब इसी हमारी ग्रसनी के नीचे जहाँ पर हमारा कंठ होता है, जहाँ से हमारी जो है आवाज़ आती है, उसी कंठ के ऊपर हमें पता है कि इसी के साथ हमारी क्या मौजूद होती है, भोजन नाली भी मौजूद होती है। और इन दोनों के ऊपर क्या होता है, एक कॉमन ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है। उस ढक्कन जैसी संरचना को हम लोग कंठछद या हम उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। जिसका काम क्या होता है कि नॉर्मल अवस्था के दौरान, जैसे अब हम लोग जो है बोल रहे हैं या नॉर्मल बैठे हैं बात कर रहे हैं, उस दौरान पे ये जो ढक्कन होता है वो हमारी भोजन नाली के ऊपर होता है और हमारी श्वास नली जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल जो है सांस ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते टाइम जो है जब हम खाने को निगलते हैं तो उस टाइम पे ये जो ढक्कन होता है वो हमारी श्वास नली के ऊपर आ जाता है
और भोजन नाली जो है वो खुल जाती है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रक्रिया के दौरान हम लोग कहते भी हैं, कई बार आपने सुना होगा कि भोजन करते समय हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए इतना, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो सकता है कि अगर आप भोजन करते टाइम बात करोगे तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है। उस टाइम पे आपने भोजन निगलना है और उसके बाद तुरंत जो है हमारा श्वास चलता रहता है, तो हमारी जो श्वास नली है उसके अंदर भोजन जो है वो चला जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो है श्वास नली वो ब्लॉक हो सकती है, बंद हो सकती है, उसके कारण जो है हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ढक्कन का ये काम होता है। अब हमारी जो श्वास नली है इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर उपास्थि के जो है रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसको उपास्थि वलय बोलते हैं। ठीक है, उपास्थि आपको पता है एक अस्थि से या एक हड्डी से डिफरेंट होती है। ठीक है, हड्डी से ये थोड़ी सॉफ्ट होती है लेकिन काफ़ी लचकीली होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है यहाँ पर, इसका काम होता है कि हमारी जो श्वास नली है ये उसको एक तरीके से श्रिंक नहीं होने देती है, चिपकने पिचकने नहीं देती है, ये उसको अपनी पोजीशन में होल्ड करके जो है रखने में सहायता करती है, अपनी ओरिजिनल जो अवस्था होती है उसी के अंदर उसको रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो हैं शरीर के अंदर 2 फेफड़े मौजूद होते हैं और फेफड़ों के ऊपर क्या होता है, फेफड़ों को जो है 2 प्लूरा जिनको हम लोग फुफ्सावरण बोलते हैं, ये इसको लंग्स को हमारे को फेफड़ों को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो फुफ्सावरण झिल्ली बनाई है ये उसी को दर्शा रही है और इन झिल्ली और फेफड़ों के बीच में एक जो है जगह होती है। ठीक है, जिसको हम लोग प्लूरल कैविटी या फुफ्सावरण जो है कैविटी बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसको हम लोग फुफ्सावरणीय द्रव्य बोल देते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब हमारे फेफड़े जो हैं वो सांस लेने और सांस छोड़ने के टाइम पे जो है खुलते हैं और बंद जो है एक तरीके से मतलब सिकुड़ते हैं, तो उस टाइम पे ये हमारे फेफड़ों को क्या करता है, ये द्रव्य बचा के रखता है और हमारे जो है घर्षण जो है वो हमारी हड्डियों के साथ में जो है पैदा नहीं होने देता है। ठीक है, हमारे फेफड़ों के अंदर ये जो श्वास नली है ये आगे पहले तो श्वसनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, श्वसनी से आगे जो है इसकी जो है ब्रांचिंग निकल जाती है, शाखाएं निकलती हैं, उनको हम लोग श्वसनिका बोल देते हैं। तो प्राथमिक श्वसनिका है, द्वितीय श्वसनिका है, इस तरीके से ये जो श्वसनिकाएं हैं ये फेफड़ों के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, और लास्ट में ये जो श्वसनिकाएं हैं ये क्या होती हैं, ये एक गुब्बारे के जैसे बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ओपन हो जाती है और इन गुब्बारे जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वायु कुपिका। ठीक है, तो ये हमारे पूरे जो है श्वसन तंत्र का संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम लोग इसका जो मैकेनिज़्म है, इसकी जो कार्यविधि है उस पर ध्यान देते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कैसे होती है। ठीक है, तो इस कार्यविधि के अंदर हम 2 प्रोसेसेस जो हैं, 2 प्रक्रियाओं के बारे में देखेंगे। एक तो हमारी हो जाएगी अंत श्वसन और दूसरा हमारा हो जाएगा बाह्य श्वसन। ठीक है, अंत श्वसन जिसको हम लोग जो है इनहेलेशन बोल देते हैं, मतलब सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया, और बाह्य श्वसन जो है वो हमारा एक्सहेलेशन है, जिसका मतलब है कि हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, अंत श्वसन और बाह्य श्वसन। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर में कैसे चलती है पूरी की पूरी। सबसे पहले अगर हम लोग अंत श्वसन की बात करते हैं तो अंत श्वसन की प्रक्रिया के लिए हमारे शरीर में 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली अवस्था क्या होना ज़रूरी है, सबसे पहले अवस्था के अंदर ये होना ज़रूरी है कि हमारे एक इसमें मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर हमारे लंग्स के जो नीचे फेफड़ों के नीचे क्या होता है, एक संरचना होती है, इसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं या तनुपट बोल देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, ये हमारे श्वसन की प्रक्रिया के समय जो है वो नीचे आता है और अपनी जो है नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल अवस्था के अंदर आता है। तो हम इस कार्यविधि के अंदर इसके मैकेनिज्म में देखते हैं कि वो चीज़ जो है कैसे चलती है। ठीक है,
तो अंत श्वसन की प्रक्रिया के लिए एक तो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर या हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन का दबाव है, ठीक है, वो वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके दबाव के मुकाबले क्या होना चाहिए, उसका ऑक्सीजन का दबाव हमारे फेफड़े के अंदर कम होना चाहिए और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का जो दबाव है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जब ये अवस्था होगी तो उसी अवस्था के दौरान क्या होगा, हमें पता है कि जो गैसेस हैं, गैसों के अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जो है वो गति करते हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल जो है हमारा विसरण होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया। तो उस डिफ्यूज़न के अंदर, विसरण के अंदर क्या होगा, जब वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का जो दबाव है वो ज़्यादा होगा और हमारे फेफड़ों के अंदर कम होगा, तो वो उच्च स्तर से हमारे निम्न स्तर की ओर, मतलब फेफड़ों के अंदर जो है वो गैसेस के अणु आएंगे। तो हम अपनी शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है उसको अंदर लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का गैसीय दबाव है वो वायुमंडलीय दबाव से कम होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ें। दूसरा, जब हम लोग अंत श्वसन की प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो तनुपट होता है, हमारा डायाफ्राम होता है, ये क्या हो जाता है, ये हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकता है। जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं और हमारे फेफड़ों का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों का आयतन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस अवस्था में तनुपट क्या करता है, तनुपट नीचे की ओर आता है, ठीक है। नीचे की ओर आएगा तो इससे हमारे फेफड़ों का आयतन जो है वो बढ़ेगा। अब आयतन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर वो समा सकती है, आ सकती है। इसी के दौरान हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हमें पता है कि हमारे फेफड़ों के ऊपर जो है वो हमारा रिब केज होता है, हमारी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। उनमें जो हमारी, उनके नीचे या उनके ऊपर जो हमारी मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनको हम लोग जो है मांसपेशियों को क्या बोलते हैं, उन मांसपेशियों को हम लोग बोलते हैं अंतरापरुषक पेशियाँ, या इंग्लिश में इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोल दिया जाता है, ठीक है। एक हमारे क्या होंगी, उसके ऊपर की जो मांसपेशियां होंगी हड्डियों के ऊपर की, तो वो बाह्य अंतरापरुषक जो है पेशियां हो जाएंगी, और एक जो हैं वो फेफड़ों के अंदर, मतलब हड्डियों के अंदर जस्ट फेफड़ों के जो बाहर हैं वो वाली मसल्स होंगी, उनको हम लोग जो है आंतरिक अंतरापरुषक जो है मांसपेशियां बोल देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग सांस लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग सांस को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का दबाव हमारे वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तनुपट हमारा थोड़ा नीचे को झुकता है, जिससे हमारे फेफड़े फैल जाते हैं, आयतन बढ़ जाता है, और हमारी जो ये मांसपेशियां होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। जो आंतरिक मांसपेशियां होती हैं ये क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। सिकुड़ती इसलिए हैं कि फेफड़ों को जो है ये एक उस चोट से बचाती हैं और उसका जो है आयतन जो है वो उसको कंट्रोल करने में सहायता करती हैं। जब ये कंडीशन जो है हमारी बॉडी के अंदर पूरी हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा अंत श्वसन जो है वो पूरा हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर बाह्य श्वसन जो है वो किस तरीके से पूरा होगा। तो बाह्य श्वसन की प्रक्रिया के लिए
इससे अपोजिट जो हैं कंडीशन हमारे शरीर में चलती हैं। तो बाह्य श्वसन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली अवस्था है, वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहली अवस्था ये है कि हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव फेफड़ों में ज़्यादा होना चाहिए और वायुमंडल में कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में जब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो दबाव है ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, तो ज़्यादा से बाहर, ज़्यादा से कम की ओर क्या होगा, ये जो है अपनी गति करेंगे। तो हमारे फेफड़ों में ज़्यादा दबाव है, बाहर कम है, तो इस फेफड़ों के द्वारा वही पूरा का पूरा इन्हीं सारे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी, है ना। दूसरा चीज़ सही है कि इस अवस्था के अंदर जो तनुपट होता है, वो तनुपट क्या करता है, तनुपट अपनी सामान्य स्थिति में वापस आता है। वो क्या होता है, अपनी सामान्य स्थिति में वापस आता है, ठीक है। और इस टाइम पे जो आंतरिक इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या होती हैं, वो भी अपनी शिथिलित अवस्था में वापस आ जाती हैं, अपनी नॉर्मल अवस्था के अंदर जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो है वो श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है।